कल के क्लास में जो हम बात किए थे वो अपवर्तन के बारे में बात किए थे। अपवर्तन और अपवर्तनांक को हमने इन डिटेल से देखा था। अपवर्तन और अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का जो होता था, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता था। आज हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? ये आपेक्षिक अपवर्तनांक, इसमें क्या होता है, किसी एक माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे माध्यम के रिस्पेक्ट में उपयोग किया जाता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो किसी भी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष में, जैसे मान लीजिए माध्यम 2 का अपवर्तनांक अगर 1 के सापेक्ष में लिखना हो तो माध्यम 2 के अपवर्तनांक का डिवाइडेड बाय माध्यम 1 कहेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं? तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में। जैसे मान लो माध्यम कांच का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष में। तो यही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष में निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होता है और जिसके रिस्पेक्ट में लिखना होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी इसमें क्या होगा कि जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में। ये इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे। याद रखेंगे जिस किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे यहाँ क्या वाटर का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष में, जिसके सापेक्ष में निकालना होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यानी जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में, यहाँ क्या कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में, तो ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, यहाँ क्या एयर का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष में। जिसके सापेक्ष में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब रहा इसमें किसी 2 मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कैसे डिफाइन होता है, किसी भी एक माध्यम का अपवर्तनांक जो है हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा। और हालांकि न्यू लैम्डा में हम कन्वर्ट करेंगे बाद में। फ़िलहाल हम देखते हैं कि C0/C
तो किसी एक मीडियम के लिए अगर आप अपवर्तनांक की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, C0/C1, क्योंकि जिस माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए उस माध्यम में प्रकाश की चाल से डिवाइड करना पड़ता है। ये हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मीडियम 2 और मीडियम 2 का अपवर्तनांक चाहिए, तो हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तो इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो समीकरण 1/2 अगर करते हैं आप लोग, समीकरण 1/2, तो μ1/μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0/C1, और ये भी क्या बचेगा, C0/C2, तो μ1/μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C2/C1, क्या हो जाएगा, C2/C1, मतलब म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हमको लिखना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको C2/C1, ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक है और ये माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है और ये माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चूँकि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, तो यहाँ जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर चला जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखना हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मान लीजिए वाइल लिखना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाइल, तो ये क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाइल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इन दोनों मतलब इन्वर्सली हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा होता कौन है, स्पीड ऑफ लाइट। इस बात को आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ भी μ1/μ2 इक्वल टू C2/C1। अगर इसी में वेवलेंथ के टर्म में डिफाइन करने दे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ से क्या रिलेशन है, तो अभी हम तुरंत बात किए थे μ1/μ2 इक्वल टू क्या होता है, C2/C1। एक बात और याद रखेंगे, रिफ्रैक्शन के दौरान कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं करता है, वो भी आज हम जिक्र कर देते हैं कि किन किन फैक्टर का बदलाव नहीं होता या किस किस फिजिकल क्वांटिटी का बदलाव नहीं होता। तो C इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। C इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा। किसी एक मीडियम के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट C1 होगा और दूसरे मीडियम के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट C2 होगा। याद रखेंगे रिफ्रैक्शन के दौरान यानी अपवर्तन के दौरान कभी भी किसी भी किरण का यानी प्रकाश की तरंगों का आवृत्ति नहीं बदलता। भले तरंगदैर्घ्य बदलेगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। ये आवृत्ति जो है ये कांस्टेंट रहता है अपवर्तन के दौरान, आवृत्ति कभी बदलता नहीं है। जैसे प्रकाश की किरण जल से कांच में चला जाए या हवा से जल में चला जाए, कभी भी किसी माध्यम में आवृत्ति नहीं बदलती है प्रकाश के किरण की। तो C1 इक्वल टू न्यू लेमडा 1 और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा 2। न्यू क्यों नहीं बदला, न्यू चूँकि हमने कहा कि अपवर्तन के दौरान आवृत्ति बदलता ही नहीं है, तो आवृत्ति सेम ही रह जाएगा लेकिन तरंगदैर्घ्य के बदलने से स्पीड बदलता। तो C1 इक्वल टू न्यू लेमडा 1 और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा 2। तो यहाँ न्यू लेमडा 2 और न्यू लेमडा 1, तो न्यू से न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी कैंसिल, तो μ1/μ2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, C2/C1 इक्वल टू लेमडा 2/लेमडा 1। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जब एक प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम या दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम और तीसरे माध्यम से चौथे माध्यम में जाए, तो वैसे परिस्थिति में हम लोग एक फार्मूला, अच्छा रुकिए उसको हम बाद में बात कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक टर्म की बात करते हैं कि अपवर्तन के दौरान कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बदल जाती है या कौन सा नहीं बदलती है। पहले कौन नहीं बदलती है उसके बारे में बात करते हैं। अपवर्तन के दौरान यानी जब रिफ्रैक्शन हो, ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो क्या होगा। याद रखेंगे ए व्यू चेंजेज,
ए व्यू चेंजेज। ए व्यू चेंजेज ये एक ट्रिक है, इस माध्यम से हम लोग याद रखेंगे। मतलब ए व्यू चेंजेज का मतलब ये बदल जाता है, ये क्या होता, बदलता। ठीक, ए व्यू चेंजेज। ए व्यू का क्या मतलब, ए का मतलब एम्पलीट्यूड, ए का मतलब एम्पलीट्यूड और भी का मतलब वेलोसिटी। भी का मतलब वेलोसिटी, आई का मतलब ये इंटेंसिटी होता है। आई का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी। और ई का मतलब एनर्जी होता है। ई का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है। और डब्लू का मतलब वेवलेंथ होता है। डब्लू का मतलब क्या होता है, वेव लेंथ होता है, वेवलेंथ। तो एम्पलीट्यूड को आयाम कहते हैं, क्या कहते हैं, आयाम। और वेलोसिटी को वेग कहते हैं। और इंटेंसिटी को ये तीव्रता कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता। और इसको हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। और ये वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। अभी हम तुरंत देखे थे कि माध्यम बदलने पर तरंग दैर्घ्य बदल दिए थे। तो याद रखेंगे ए व्यू चेंजेज मतलब ये सब फिजिकल क्वांटिटी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर प्रकाश की बदल जाती है। मतलब प्रकाश का जो ये आयाम है, आयाम बदलता। आयाम कुछ लोग नहीं समझते होंगे, तो याद रखेंगे ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के जो बीच का डिस्प्लेसमेंट है, इसी को आयाम कहते हैं, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। मतलब माध्य स्थिति से शीर्ष या गर्त की जो बीच की दूरी है, इसी को आयाम कहते हैं। और भी वेलोसिटी है यानी तरंग की वेग। और इंटेंसिटी तीव्रता है। तीव्रता क्या होता है, तो एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा। एकांक सेकेंड मतलब एकांक क्षेत्रफल से इकाई समय में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, इसको हम प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो 2 क्रमागत शीर्ष या 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो इन सब चीज़ नहीं बदलता, अब बर्तन के दौरान याद रखेंगे। अच्छा, तो ये सब चीज़ बदल जाता है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, कुछ टर्म ऐसा भी है जो बदलता नहीं है, तो क्या नहीं बदलता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, फेज फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये इन चीज़ों में बदलाव नहीं होता है। फेज को हिंदी में बोलते हैं कला या कलाकोण, इसको बोलते हैं आवृत्ति। और इसको बोलते हैं तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा। ये कला, आवृत्ति और तरंग संचरण की दिशा, खास करके सबसे ज़्यादा बार जो उपयोग में आएगा आवृत्ति। कई बार जानबूझ करके आपको पूछेगा कि एक प्रकाश की किरण है, इसकी आवृत्ति जल में इतनी है, जल से जाकर के कांच में चला गया या हवा से जल में चला गया, तो बताओ आवृत्ति दूसरे माध्यम में जाने पर कितनी होगी। तो आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, ये फेज, फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये 3 चीज़ बदलता नहीं है। चाहे प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में चले जाए या दूसरे से तीसरे में चले जाए, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब जो हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, यानी कांच की आयताकार पट्टी से अपवर्तन। कांच की आयताकार पट्टी से अपवर्तन। कांच की आयताकार पट्टी से अपवर्तन। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। थ्रू द ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। इसमें कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा। तो कई बार इसी से हम लोग मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट का, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी कैलकुलेशन निकाल लेंगे। और कई बार इससे
एक बात ये भी पता चलेगा कि जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आपतित हुई है और उसी माध्यम में अगर निर्गत होती है तो जो आपतन कोण का मान होता है वही निर्गत कोण का मान होता है। तो अभी जो है हम ऐसे सिंपल एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए कि हम किसी ग्लास स्लैब को लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ग्लास स्लैब है। हालांकि इसी आयताकार पट्टी से हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्श्विक विस्थापन के बारे में भी कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम ये ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब का जो नाम है ये ABCD है, हमने नाम रख लिया है। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आई, ये एक प्रकाश की किरण आई, ये एक आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर हम अभिलंब खींचते हैं। आपतन बिंदु पर क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं इस तरीके से। आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं। ये प्रकाश की किरण को जाना था कहीं और चला जाएगा कहीं और। ये देखिए प्रकाश अगर माध्यम नहीं बदलता तो क्या होता? हम मान लेते हैं कि ये एक माध्यम है जिसका वर्तनांक μ1 है और ये एक माध्यम है जिसका वर्तनांक μ2 है और यह पुनः एक माध्यम है जिसका वर्तनांक μ1 है। क्योंकि जैसे मान लीजिए इधर हवा से प्रकाश की किरण हवा में आपतित हुई है तो ये निर्गत भी हवा में ही होगा, तो अपवर्तनांक सेम आएगा। हाँ, अगर ऐसी है कि अपवर्तनांक मतलब ये जो किरण आपतित हो रही है ये हवा में आया और ये निर्गत जो हो रही है ये कांच में चला जाए या किसी तीसरे माध्यम में चले जाए, तब इसका अपवर्तनांक डिफरेंट ले सकते हैं। तो इसका अपवर्तनांक अभी हम फिलहाल अलग मान लेते हैं। लेकिन कई बार अगर कंडीशन दोनों का सेम हो, तो जिस माध्यम में किरण आपतित हुई है उसी माध्यम में अगर निर्गत हो जाए तो क्या होगा, तो वो भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम दोनों कंडीशन लेकर के काम कर सकते हैं। तो ये प्रकाश की किरण इस दिशा में चली जाती कब? जबकि ये माध्यम नहीं बदलता तब। लेकिन माध्यम 1 ये है और माध्यम 2 ये है और ये माध्यम 3 ये। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरण जाएगी तो ये क्या होगा? जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो प्रकाश की किरण अपना दिशा बदलेगी। तो हमने माना कि प्रकाश की किरण दिशा बदल के यहाँ चला आया है। यह पुनः एक आपतन बिंदु होगा और इस आपतन बिंदु पर पुनः एक अभिलंब खींचते हैं। आपतन बिंदु पर पुनः ये क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। तो इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। ये प्रकाश की किरण को जिस दिशा में जाना था पुनः अब ये इस दिशा में नहीं जाएगा, तो प्रकाश की किरण पुनः अपना दिशा बदलेगी। तो हम मान लेते हैं प्रकाश की किरण अपनी दिशा इस तरीके से बदल लिया। तो हम एक काम करते हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आई है, आपतित हुई है, हम मानते हैं कि उसी दिशा में अगर निर्गत हो रहा हो तो क्या होगा। तो अगर डिफरेंट भी मान लेंगे तो स्नेल के नियम को कल अप्लाई कैसे करते हैं वो बताए थे। स्नेल के नियम से मेरा काम बिल्कुल आसान होता। देखेंगे ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना इसको आपतन कोण I और इसको अपवर्तन कोण R। ये अपवर्तन कोण R है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? R। तो ये भी कोण R हो जाएगा। और ये जो निर्गत किरण है ये निर्गत कोण को हम E से दिखाते हैं। कुछ लोग E से या कुछ लोग I' से दिखाता है। E फॉर इमरजेंट एंगल है। E फॉर इमरजेंट या एंगल ऑफ इमरजेंट इसको बोल सकते हैं। एंगल ऑफ इमरजेंट, ये E क्या है? E को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट। एंगल ऑफ इमरजेंट यानी निर्गत किरण या निर्गत कोण, क्या बोलते हैं? निर्गत कोण। तो हमको कुछ सीखने को यहाँ मिलेगा, इसलिए हम इस डायग्राम में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि स्नेल के नियम से अगर हम बात करें पृष्ठ 1 के लिए, तो स्नेल के नियम से अच्छा, ये अगर
अपवर्तन कोण आर है तो ये भी आर जो होगा एकांतर कोण की वजह से, चूँकि ये आपस में दोनों लंब है तो दोनों समानांतर होगी और ये तिर्यकछेदी रेखा है तो ये निश्चित रूप से एकांतर कोण होगा। तो आपतन कोण को हमने आई माना है और निर्गत कोण को हमने ई माना है। ई नहीं मान के कुछ बुक आई डैश से भी डिनोट करता है, इसलिए हमने आई डैश भी दिखा दिया। ई जो होगा उसी को आई डैश भी लिख सकते हैं। स्नेल के नियम से अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलता था कि म्यू1 मतलब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या नियत होता, तो पुनः नियत होता मतलब फिक्स होता, तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बटे म्यू1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। पुनः हम स्नेल के नियम से दूसरे पृष्ठ के लिए बात करते हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम बात करें पुनः स्नेल के नियम से, यानी स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से अगर हम बात करें तो क्या हो सकता, तो यहाँ बात करेंगे इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या म्यू2, तो म्यू2 इंटू साइन आर, मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये कांच है तो कांच का अपवर्तनांक कितना म्यू2, और इस माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण क्या है आर की ज्या का गुणनफल, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और इस माध्यम में बने किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का गुणनफल। नियत होता मतलब ये फिक्स ही होगा अपवर्तनांक और किसी माध्यम में किरण और अभिलंब के बीच बने कोण की ज्या का जो गुणनफल होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता। तो इसको साइन आर बटे साइन ई इक्वल टू अगर हम लिखें तो म्यू1 बटे म्यू2 लिख सकते हैं। तो यहाँ म्यू2 बटे म्यू1 है और यहाँ म्यू1 बटे म्यू2 होता है। एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं, तो पलटने पे साइन ई ऊपर चला जाएगा और साइन आर नीचे चला जाएगा। चूँकि पलटे हैं तो दोनों साइड पलटना पड़ेगा। अब एक चीज़ गौर से आप देखेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों का जो राइट साइड है, दोनों का जो राइट साइड है ये दोनों सेम आ गया, म्यू2 बटे म्यू1 और ये भी म्यू2 बटे म्यू1। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम लिखना चाहें, समीकरण 1 और 2 से अगर हम बारीकी से देखें तो साइन आई बटे साइन आर, चूँकि ये राइट साइड बराबर है तो लेफ़्ट साइड भी बराबर होना पड़ेगा। तो साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन ई बटे साइन आर, साइन ई बटे साइन आर। तो साइन आर से साइन आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो इसीलिए एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई। आपतन कोण निर्गत कोण के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। आपतन कोण ये किसके बराबर हो गया, निर्गत कोण के बराबर हो गया। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे ये आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा, लेकिन कब, जिस माध्यम में किरण आपतित हुआ है उसी माध्यम में किरण निर्गत हो रहा हो तब ऐसा होगा। भले ये 50 माध्यम से होकर के ये प्रकाश की किरण गुजर जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आई है और उसी माध्यम में निर्गत हो रही है तो निश्चित रूप से आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा। एक बात और याद रखेंगे, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों किरण आपस में समानांतर हो जाएगा। दोनों किरण आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर। जब कभी भी किसी बहुत सारे माध्यम से प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट करा दिया हो और किसी भी दो माध्यम में प्रकाश की किरण समानांतर हो गया हो तो याद रखेंगे दोनों प्रकाश की किरण तभी समानांतर होगी जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक सेम रहा होगा। यानी जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक सेम होगा तो आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर जैसे हो गया, तो वहाँ भी आपतन कोण उस माध्यम में बने कोण के बराबर होगा, जिसकी वजह से दोनों प्रकाश की किरण आपस में समानांतर हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे IIT कई बार सवाल पूछा है।
इस बात को आप लोग याद रखेंगे। हमने लास्टली ये भी कहा कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आपतित हुई है, अगर उसी माध्यम में निर्गत हो रहा हो तब जाकर के आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है। मतलब ये जो कोण आई है मतलब कोण ई है, कोण ई का मान आई के मान के बराबर होगा। मतलब आई को ई लिख दीजिए या ई को आई लिख सकते हैं आप। अब हम इसी आयताकार पट्टी में मतलब लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, अभी जो डायग्राम बनाए उसमें आप देखे होंगे कि ये प्रकाश की किरण का थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन हुआ। तो पार्श्विक विस्थापन के लिए कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि कई बार आपको प्रैक्टिकल में वो कैलकुलेशन करने आपको दे देगा। एक ग्लास स्लैब उठा करके दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इसका पार्श्विक विस्थापन कितना होगा इस पर। तो पार्श्विक विस्थापन के लिए अभी आज हम जो फार्मूला इस्तेमाल होगा उस फार्मूला का डेरिवेशंस कर देते हैं। ऐसे प्रयोग के लिए भी हम सोचे हुए हैं, किसी दिन एक्सपेरिमेंट करके आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरीके से लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाता है किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का। तो चलिए हम आयताकार पट्टी से पार्श्विक विस्थापन, आयताकार पट्टी या आयताकार कांच की सिल्ली, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कांच की सिल्ली से पार्श्विक विस्थापन, प्रकाश के किरण की पार्श्विक विस्थापन यानी अंग्रेजी में अगर इसको लिखे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप लोग लिख सकते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता, तो अभी हम देखते हैं पुनः। हालांकि अभी डायग्राम तो हम बनाए ही थे, उस डायग्राम में भी काम चल सकता था, लेकिन मिट गया तो हम पुनः दोबारा बना ही लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसके बाद इसका नाम रख लेते हैं ABCD। पुनः किसी एक फेस पे प्रकाश की किरण आएगी, तो मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण आपतित हुई है, ये इस बिंदु पर आपतित हुई है। तो जो बिंदु होता है वो आपतन बिंदु होता, तो उस आपतन बिंदु पे हमने अभिलंब खींचा और ये प्रकाश की किरण जिधर जा रही थी, ये प्रकाश की किरण जिधर जा रही थी इधर चला जाएगा और अपना मार्ग बदलेगा। तो जिस बिंदु पर पुनः आया है, इस बिंदु पर पुनः हम अभिलंब खींचते हैं। पुनः क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो देखिए प्रकाश की किरण को इस दिशा में चला जाता जब माध्यम नहीं बदलता तब, लेकिन माध्यम बदला है तो प्रकाश की किरण अपनी दिशा पुनः बदलेगी। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अब देखेंगे प्रकाश की किरण माध्यम नहीं बदलने पे इस पाथ पे, इस डॉटेड पाथ पे उसको जाना था। किस डॉटेड पाथ पे, इस डॉटेड पाथ पे चला जाना था, लेकिन इस माध्यम का आवर्तनांक कुछ और है। ये कांच है तो इसका आवर्तनांक कुछ और होगा, ये माध्यम कुछ और है तो इसका आवर्तनांक कुछ और होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रकाश की किरण माध्यम बदलने पे पुनः अपनी दिशा बदली। तो इस कोण को हम लोग आपतन कोण आई, इसको अपवर्तन कोण आर, ये आर हो गया, तो ये भी एक अंतर कोण की वजह से आर। तो ये निर्गत कोण होता, जिसको ई से अभी हम तुरंत दिखाए भी थे। तो हमको पार्श्विक विस्थापन कहते किसको, जैसे देखिए अगर माध्यम बीच में ग्लास स्लैब नहीं आता तो ये प्रकाश की किरण इस डॉटेड पाथ पे चला जाता, लेकिन ग्लास स्लैब के आने की वजह से प्रकाश की किरण जो निर्गत हुई है, ये निर्गत किरण कहीं और है। तो जाना, ये आपतित किरण कहीं और है और निर्गत किरण कहीं और है। तो आपतित किरण, तो ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए जाना था यहाँ, चला गया यहाँ, ये कुछ न कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये पॉइंट P, इस पॉइंट Q, इस पॉइंट को R और इस पॉइंट को S, इस तरीके से। तो इन ट्रायंगल, अच्छा देखेंगे
ये कोण आई है तो ये टोटल कोण आई होता है एकांतर कोण की वजह से, लेकिन ये कोण अगर आर है तो इतना वो कोण जो बनेगा ये आई माइनस आर, कितना बचेगा आई माइनस आर ये कोण। और ये जो कोण है इस कोण को थोड़ा सा और नीचे करके दिखाते हैं, ये कोण आर था। तो अब हम ये जो ग्लास स्लैब है इसकी जो थिकनेस होगी, इस थिकनेस को हम टी मान लेते हैं, हालांकि ये चौड़ाई होगा वहाँ जिसको हमने टी मान लिया है। तो अब हमको किस चीज़ के लिए कैलकुलेशन करना था, तो हमको जो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना शिफ्ट किया, यही डी का वैल्यू कैलकुलेट करना था। यहाँ से तो क्यू से आर का जो दूरी है यही डी है, इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। बस इसी कैलकुलेशन के लिए अभी हमको डेराइव करना है, डेरिवेशन निकालना। और ये जो ग्लास स्लैब की चौड़ाई है, इस चौड़ाई को टी से हमने डिनोट किया है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो इन ट्रायंगल पी एस क्यू में हम बात करेंगे। इन ट्रायंगल पी एस क्यू यानी त्रिभुज पी एस क्यू में जब आप बात करेंगे तो इसमें हमको क्या चाहिए, ये चाहिए और ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कॉस आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कॉस आर। तो कॉस आर बराबर हो जाएगा आधार यानी पी एस और कर्ण हो जाएगा पी क्यू। तो ये एंगल आर के लिए आधार बटे कर्ण, पी एस बटे पी क्यू। तो देखो पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू, हालांकि हमको यहाँ से पी क्यू का ज़रूरत पड़ेगा, तो पी क्यू इक्वल टू लिखेंगे पी एस बटे कॉस आर। तो पी एस, पी से एस के बीच की दूरी को आपने क्या कहा, टी, और कॉस आर तो 1 बटे कॉस आर। तो 1 बटे कॉस आर को हमने सेक आर कहा, क्या कहा? सेक आर। तो पी क्यू को हमने सेक आर कहा। तो 1 बटे कॉस, तो 1 बटे कॉस आर को हमने क्या कहा? सेक आर। तो अब हम पुनः इन ट्रायंगल पी आर क्यू में बात करते हैं। इन ट्रायंगल पी आर क्यू में, इन ट्रायंगल पी आर क्यू में अगर हम बात करें तो साइन आई माइनस आर लगाते हैं, साइन आई माइनस आर। तो साइन आई माइनस आर तो लंब बटे कर्ण, तो लंब को हमने क्या लिखा, क्यू आर, और कर्ण को हमने क्या कहा, पी क्यू। तो साइन आई माइनस आर तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू साइन आई माइनस आर। तो साइन आई माइनस आर और पी क्यू का वैल्यू ऊपर निकाले हुए थे टी सेक आर। अब आपको ये प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपके लिए एक चैलेंज होगा, यही क्यू आर जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, यही पार्श्विक विस्थापन है। तो टी सेक आर और साइन आई माइनस आर, तब आपके लिए 2 चैलेंज आएगा। एक तो आई का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाए और दूसरा आर का कैलकुलेशन कैसे निकालोगे। तो आई और ई बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। इस बात को तो आप पहले से ही जानते हो। कब? जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आपतित हुई है, अगर सैकड़ों माध्यम को भी क्रॉस कर लिया है तो कोई बात नहीं, सैकड़ों माध्यम को भी क्रॉस करने के बाद जिस माध्यम में आपतित हुआ है अगर उसी माध्यम में निर्गत हो रहा हो तो आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अब हम एक छोटा सा बात और हम जिक्र कर दें, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से भी कई बार सवाल आया है, तो ऑब्जेक्टिव में ये सब काम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए म्यू 2 बटे म्यू 1 और हम म्यू 1 बटे म्यू 2 कर दें तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1। इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। जैसे कि जिस 3 माध्यम के लिए बात करेंगे तो म्यू 2 इसको लिख सकते हैं म्यू 2 बटे म्यू 1, इसको म्यू 3 बटे म्यू 2, और इसको लिख देते हैं म्यू 1 बटे म्यू 2। तो देखेंगे ये म्यू 1 बटे म्यू 3।
तो ये भी कैंसिल हो करके देखेंगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इन्हीं दो माध्यम से जब क्रॉस करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे जिसके माध्यम जिसके अपवर्तनांक से डिवीजन हो चुका है उसके सापेक्ष में इस माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे μ3/μ2 का मतलब माध्यम 3 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष में, या μ1/μ3 का मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक 3 के सापेक्ष में इज इक्वल टू 1। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इससे भी कई बार सवाल आ जाता है। इसी तरीके से हम 4 माध्यम 5 माध्यम के लिए भी कल कर सकते हैं, अपना आप लोग करते रहेंगे। हालांकि इसको भी प्रूफ किया जाता है तो झूठ मूठ का पुनः टाइम का बर्बादी होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एपरेंट हाइट और रियल हाइट और एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच क्या रिलेशंस है, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच क्या रिलेशन होता है, इन सब के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो निश्चित रूप से आप लोग आपस में शेयर किया करेंगे, ज़रूरतमंद इंसान तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए, धन्यवाद।